सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से अब मैं ठीक हूँ। सर अभी बात करें, जैसे मानसून सीज़न अभी आ चुका है तो सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। और तत्काल वैसे जेसीबी मशीनों की व्यवस्था की है, सभी चीज़ों की व्यवस्था की है, फिर भी दुर्घटनाओं के कई कारण हैं। रोड भी है, ड्राइवरों की लापरवाही भी है। परिवहन निगम में एक सवाल आ रहा है कि जो प्रबंध निदेशक हैं उनके जो तबादले हैं वो लगातार होते रहते हैं, ताकि रोडवेज की अच्छी आमदनी हो और लगातार इससे हमको फ़ायदा हो। 4 धाम यात्रा से भी 4.5 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी 1.5-2 महीने में अभी हमारी हुई है। सर यही मैं बात पूछने वाली थी कि जो उत्तराखंड परिवहन निगम है वो काफ़ी समय से लॉस में चल रहा है। और जो 6-6 महीने का तनख्वाह का बैकलॉग था, तो आज जून की तनख्वाह भी हमने दे दी है, 22 तक के देयक दिए हैं और अभी कुछ और मेरे कार्यक्रम आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मैं रोडवेज को 6 महीने के अंदर बिल्कुल मजबूत स्थिति में ले आऊँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि इनसाइडर में। धन्यवाद देवभूमि का। जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से अब मैं ठीक हूँ और अपना विभाग संभाल लिया है और काम शुरू कर दिया। जब आप वहाँ से आ रहे थे, दिल्ली से जब वापस आ रहे थे उत्तराखंड, तब भी आप बीच में रुके, आपने ढाबे पर निरीक्षण किया। क्या देखा आपने और क्या निर्देश दिए उस समय? कई दिनों से मेरे पास शिकायत थी कि जो हमारे उत्तराखंड रोडवेज के जो अनुबंधित डिपो हैं उनमें खाने पीने की, रेटों की शिकायतें आ रही थी। और चूँकि मैं दिल्ली से आ रहा था और रास्ते में ही था, तो मैंने 1-2 ढाबे चेक किए। खाने की गुणवत्ता, रेट लिस्ट और विधिवत ढंग से कि हमारे उत्तराखंड के जो मेरे यात्री हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उनसे रेट लिस्ट से ज़्यादा पैसा तो नहीं लिया जाता है, खाने की क्वालिटी क्या है, जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर खाते हैं उनकी क्वालिटी क्या है, ये सब मैंने जांचा परखा और निर्देशित किया है ढाबे वालों को कि मानक के अनुसार जो आपको बताया गया है और अच्छी गुणवत्ता का खाना और जो निर्धारित मूल्य सूची है उसके अनुसार लोगों को दिया जाए और अनावश्यक लूटा ना जाए, ये निर्देशित किया। सर अभी बात करें, जैसे मानसून सीज़न अभी आ चुका है तो सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये इतनी ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं कि लोग तो उत्तराखंड को सड़क दुर्घटनाओं का प्रदेश कह रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं? देखिए, हमारा पर्वतीय क्षेत्र कोई डेंजर जोन में है, कोई 5 जोन में है, आपदा क्षेत्र तो है ही है। और पर्वतीय क्षेत्र में लगातार बहुत बारिश होने के कारण सड़कें टूट रही हैं। तो इस बीच चाहे हमारा विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, एनएच हो, सभी को निर्देशित किया है कि अपने अपने महकमे ठीक करें और तत्काल वैसे जेसीबी मशीनों की व्यवस्था की है, सभी चीज़ों की व्यवस्था की है, फिर भी दुर्घटनाओं के कई कारण हैं। रोड भी है, ड्राइवरों की लापरवाही भी है और शराब का चलन भी पहाड़ों में जो है वो भी दुर्घटनाओं का कारण है। इन सब को रोकने की आवश्यकता है। सर उत्तराखंड से जो दिल्ली जाने वाली बसें हैं वो अब उनको जो अनुमति मिलेगी अब वो B6 इंजन को ही मिलेगी। तो 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। क्या इस पर विचार हो रहा है आगे? पूरा अपने विभाग ने विचार भी कर लिया है और मसौदा भी बना दिया है। और जो दिल्ली सरकार ने कहा है कि 200 बसें हम अक्टूबर के बाद नहीं आने देंगे, उनकी हमने व्यवस्था कर दी है। हम CNG की बसें ला रहे हैं। 141 हमारे अभी इलेक्ट्रिकल बसों का टेंडर आज फाइनल डेट है और मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले ही हम दिल्ली में किसी भी अपने यात्री को असुविधा नहीं होने देंगे। ऐसी व्यवस्था हमने परिवहन निगम से कर दी। सर RTO कार्यालय की अगर बात करें देहरादून की, तो अब भी वहाँ पर काफ़ी गड़बड़ियों की शिकायत आती है, अनियमितताओं की शिकायत आती है। कुछ दिनों पहले
जो मुख्यमंत्री धामी जी है उन्होंने भी यहाँ पर औचक निरीक्षण किया था, काफ़ी अनियमितता पाई थी उन्होंने। अभी भी वही शिकायतें फिर जारी हो चुकी हैं। क्या लगता है आपको, इस पर रोक लगाई जा सकती है? पहले से काफ़ी रोक है, कुछ कम हुआ है। और अभी जो शिकायतें आ रही हैं उनका भी मैं औचक निरीक्षण फिर भी करूँगा। मैं किसी भी कीमत पर गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आवश्यकता पड़ेगी पुनः फिर कार्रवाई करेंगे। सर, परिवहन निगम में एक सवाल आ रहा है कि जो प्रबंध निदेशक हैं उनके जो तबादले हैं वो लगातार होते रहते हैं। तो अगर बार बार ये प्रबंध निदेशक के तबादले होते रहेंगे तो काम कैसे होगा? क्योंकि बार बार देखा जा रहा है कि प्रबंध निदेशक के जो तबादले हैं वो बार बार होते रहते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और कार्मिक का अधिकार है, मगर अभी मेरा प्रबंधक एमडी वगैरह अभी यथावत हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और परिवहन निगम में इस बीच हमने काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं। आज ही जून माह की तनख्वाह निर्गत हुई है और 2022 के सभी देयक रिटायर्ड कर्मचारियों के और जो हमारे और कर्मचारी हैं सबके मैंने भुगतान कर दिया है। अभी हम नए रोडवेज डिपो को नए स्वरूप में बदलने का हमने प्रस्ताव शुरू कर दिया है। रामनगर, काठगोदाम, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की जैसे बस अड्डों का हम नए निर्माण कर रहे हैं। आईएसबीटी के लिए भी कोई नया अभी विकल्प देख रहे हैं। और यहाँ जो एक और बड़ा बस अड्डा मेरा है उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मेरा ये मानना है कि अभी हम प्रथम चरण में उत्तराखंड के जितने भी अधिकतर जो बड़े हमारे बस अड्डे डिपो हैं इनको हम आधुनिक बनाने का काम करेंगे, इनको हम कमर्शियल बनाएंगे ताकि रोडवेज की अच्छी आमदनी हो और लगातार इससे हमको फ़ायदा हो। 4 धाम यात्रा से भी 4.5 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी 1.5-2 महीने में अभी हमारी हुई है, जिससे रोडवेज की आर्थिक स्थिति सुधरी है। सर, यही मैं बात पूछने वाली थी कि जो उत्तराखंड परिवहन निगम है वो काफ़ी समय से लॉस में चल रहा है, तो उसको कैसे उभारेंगे आगे? उत्तराखंड रोडवेज निगम का जन्म ही लॉस से हुआ, उत्तर प्रदेश से जब आए। उसके बाद कोरोना के कारण स्थिति अच्छी नहीं रही, मगर अभी 4 धाम यात्रा है या अभी जो हमारा यात्री सीजन चला और जो उत्तर प्रदेश ने जो बंटवारे के समय हमको पैसा देना था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 103 करोड़ रुपया हमको दिया। तो उससे जो रोडवेज का घाटा था हमारा वो काफ़ी पाटने में हमको मदद मिली है। और जो 6 महीने का तनख्वाह का बैकलॉग था तो आज जून की तनख्वाह भी हमने दे दी है, 22 तक के देयक दिए हैं और अभी कुछ और मेरे कार्यक्रम आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं रोडवेज को 6 महीने के अंदर बिल्कुल मजबूत स्थिति में ले आऊँगा। सर, आप समाज कल्याण मंत्री भी हैं, तो ये सवाल तो बनता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उस पर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, सरकार बनने के बाद हम इस एक्ट को लाएंगे और पहली कैबिनेट में हम इस एक्ट को हमने प्रस्तावित किया, कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट आई है। उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो इस एक्ट को पास कर रहा है। समाज के सभी वर्गों को एक साथ नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए। और क्योंकि समाज में मेरे साथ हमारे विभाग में वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी जाति का हो, वर्ग का हो, समुदाय का हो, उसको समान नागरिक कानून की आवश्यकता थी, जिसकी पहल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब हम बागेश्वर विधानसभा की अगर बात करें, आप विधायक हैं वहाँ से, तो चुनाव होने के बाद उस समय जो वादे किए थे, क्या उस पर अब आगे से आगे जो इस चुनाव होने के बाद से आप आगे वहाँ गए हैं और आगे क्या कार्यक्रम वहाँ होने वाले हैं? देखिए, मेरे प्रत्येक ग्राम सभा में रोड है, मेरी प्रत्येक घर में बिजली है, प्रत्येक घर में पानी है, मेरे हर स्कूल उच्चीकरण है, मेरे प्रत्येक स्कूल में टीचर है।
टीचरों की व्यवस्था है। मैंने अपने नगर को सजाने का काम किया। मैंने वहाँ बागनाथ मंदिर का बहुत बड़ा संग्रहालय बनाया है, काल भैरव का मंदिर बनाया है, वहाँ पुल बनाया है। मैंने नगर को सुंदर नगर बनाने का जो संकल्प लिया था वो मेरा पूरा हुआ है। अभी मेरा 52 करोड़ रुपया भारत सरकार से फिर नगर के लिए आ गया है। 29 करोड़ रुपया पेयजल, सीवर और लगभग 52 करोड़ रुपये मैं अपने बागेश्वर को ऐसा बनाने का जो मेरा संकल्प था उसको मैंने उसकी धनराशि आई है। उसके साथ साथ मेरे गरुड़ का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैं वहाँ मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं गरुड़ में हेलीपैड की व्यवस्था कर रहा हूँ। दोनों जगह ज़मीन मिल गई है मुझे। मेरा खेल स्टेडियम फाइनल हो गया है। यानी जो बड़ी मेरे वहाँ समस्याएं थी उनका मैंने निस्तारित कर दिया है। और विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, चलती रहती है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा विधानसभा क्षेत्र पहले से ही विकसित है और विकसित हो, ऐतिहासिक हो। ऐसी कल्पना जो मेरे दिल में थी उसको मैंने विधायक के रूप में किया। अब मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री के रूप में दायित्व दिया। यद्यपि बागेश्वर के साथ साथ मेरा पूरा प्रदेश का दायित्व है, मगर प्राथमिकता मेरी अपनी ही विधानसभा है। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि बाकी सभी लोगों के बारे में तो आपने बात की, महिलाओं के लिए क्या खास तौर पर आप करना चाहेंगे? मेरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महिला समूह है। और यदि किसी दिन आपके चैनल को मेरे क्षेत्र में आने का मौका मिलेगा, जो मेरे वहाँ आजीविका मिशन चल रहा है, जो मैंने अपने वहाँ कार्यक्रम कर रखे हैं। अब चूँकि मेरे पास खादी ग्रामोद्योग भी है, MSME भी है, तो मैं महिला समूह के माध्यम से कतकरों को, बुनकरों को, जो हमारे हस्त है, शिल्पकार है, कतकार है, इनके लिए अक्सर मैंने एक योजना बनाई है और मैं उनको रोज़गार मूलक योजना देना चाहता हूँ। और जो मैंने MSME में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट के माध्यम से जो मैंने एक नया काम शुरू किया है, जिसका लास्ट परीक्षण हो गया है, और मैं हर ज़िले में 2 उत्पादन को महिला समूह के माध्यम से करना चाह रहा हूँ। और चूँकि मेरे वहाँ फूड प्रोसेसिंग का काम है, जाम, जेली, मुरब्बा, अचार, ये अपनी बहनों के माध्यम से मैं गृह को रोज़गार से जोड़ना चाह रहा हूँ। जो मेरा खादी ग्रामोद्योग का काम अभी बंद पड़ा था, मैं पावर लूम लगा रहा हूँ। मैं जो NMC के जो चरखे हैं उन पर मैं सौर ऊर्जा लगा रहा हूँ, ताकि मेरी कताई बढ़े, मेरा ऊन बढ़ेगा, मेरा कताई बढ़ेगी तो मेरा बुनकर बढ़ेगा, मेरा बुनकर बढ़ेगा, मेरा उत्पादन बढ़ेगा, मेरा उत्पादन बढ़ेगा तो फिनिशिंग होगा, मेरा जो हिलवुली स्कीम होगी वो चलेगी। और इस समय खादी को बढ़ावा देने के लिए, चूँकि मैं खादी ग्रामोद्योग आयोग मुंबई से प्रशिक्षित व्यक्ति हूँ, मैंने ग्रामोद्योग में काम किया है। मैंने चरखा काता है, मैंने पंखी बनाई है, मैंने शॉल बनाए हैं, मैंने हथकरघा का काम किया है। मैं चाहता हूं कि जो मैंने जीवन में किया है उसको मैं यथार्थ रूप में समाज के लोगों के लिए, अपने कतकरों के लिए, बुनकरों के लिए आमदनी बढ़ाने का जरिया बनाऊं। इसका मैंने काम शुरू कर दिया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी, जिन्होंने परिवहन से लेकर बागेश्वर विधानसभा और अन्य कई विषयों के बारे में हमसे चर्चा की। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पंवार महर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।